तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग, जो कि हमारे साथ मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, पोस्ट आर एन फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड का सब्जेक्ट है। ठीक है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड थेराप्यूटिक इंटरवेंशन, ये हमारे साथ यूनिट है। आज के लेक्चर में हम जितने भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, जो मेजर और कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इन प्रॉब्लम्स के लिए किस तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, थेरेप्यूटिक प्रोटोकॉल्स क्या है, तो उसके बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, आप लोग बहुत ज़्यादा कॉमनली इसको डील करते हैं। ठीक है, एनजाइटी और एनजाइटी से रिलेटेड हमारे साथ जो दूसरे डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इसके बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे और इसको डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सही है। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, तो आज के लेक्चर में हम मंदरजैल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एंजाइटी को। एंजाइटी को समझने की कोशिश करेंगे कि एंजाइटी आखिर कहते किसे है, इसकी डिफिनीशन को जो है हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद फिर हम एंजाइटी के हवाले से बात करेंगे कि एंजाइटी कैसे हमारे फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव और बिहेवियरल जो फंक्शन होते हैं उसको इफेक्ट करती है। एंजाइटी की वजह से हमारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, मतलब हमारे बॉडी के जो फंक्शन है, वो कैसे इफेक्ट होते हैं, हमारे मेंटल फंक्शन कैसे हो इफेक्ट होते हैं। कॉग्निटिव से मुराद हमारे माइंड से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं। ठीक है, हमारी थिंकिंग एबिलिटीज हो गई, हमारी कम्युनिकेशन एबिलिटीज हो गई, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हो गई, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज हो गई। तो ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव क्लास में आती है। तो एंजाइटी की वजह से कॉग्निशन पर क्या असर पड़ता है, इसके साथ साथ बिहेवियर में क्या चेंजेस आती है एंजाइटी की वजह से, तो इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे वेरियस डिसफंक्शनल एंजाइटी रिस्पॉन्सेज, जो एंजाइटी के जो दूसरे हमारे साथ डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें आपके पास जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, फोबिया हो गई, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, इसी तरह से कन्वर्जन रिएक्शन एंड इसके जो इटियोलॉजीज होते हैं, इसके जो काजिस होते हैं, उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके साथ साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे साथ एंजाइटी होती है और एंजाइटी से रिलेटेड जितने भी दूसरे डिसऑर्डर होते हैं, तो उसके लिए हम कैसे नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम अपने इर्द गिर्द के जो सोसाइटी है, जो माशरा है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो एंजाइटी का शिकार होते हैं। तो वो कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो उन रिस्क फैक्टर्स को हम कैसे अपने माशरे से रिमूव कर सकते हैं, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा मूड डिसऑर्डर क्या है, मूड डिसऑर्डर को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जो दूसरे टॉपिक्स है इस लेक्चर में, वो है एडाप्टिव मल एडाप्टिव इमोशनल रिस्पॉन्सेज, ये क्या होती है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इंतहाई सिंपल टॉपिक है, इंशाल्लाह आपको इसकी सही तरीके से समझ आएंगी। डिप्रेशन को हम डिफाइन करेंगे कि डिप्रेशन किसे कहते हैं, ये क्यों जो है काज होती है, इसके पीछे क्या रिस्क फैक्टर इटियोलॉजी होती है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू मूड अल्ट्रेशन, लोगों के जो मूड चेंज होते हैं, ठीक है, वक्तन फ़वक्तन इसमें चेंजेस आती है, तो इसको कैसे लोग रिस्पॉन्स देते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। सेल्फ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेस किसे कहते हैं, सेल्फ हार्म, सुसाइडल बिहेवियर, ये क्या है, इस पर आज के लेक्चर में हम बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सही है, आवाज़ आ रही है मेरी आप सब स्टूडेंट को? जी सर। अच्छा जी, वेरी गुड। जी सर, आ रही है। वेरी गुड। अब बात करते हैं एंजाइटी की। व्हाट इज एंजाइटी? एंजाइटी किसे कहते हैं? एंजाइटी इज अ नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और परसीव थ्रेट। एंजाइटी जो है ये असल में हमारे साथ एक कुदरती अमल होता है। मिसाल के तौर पर
खुदा ना ख्वास्ता आपके घर में कोई मसला हो जाता है, कोई प्रॉब्लम जो है वो काज हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम की जो शिद्दत होती है, उस प्रॉब्लम की जो पोटेंसी होती है वो ऐसी होती है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं या आपको ख़तरा महसूस होने लगता है। तो मुसलसल इस तरह की कंडीशन में रहने की वजह से लोग जो एक्सपीरियंस फील करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी में बेसिकली क्या होता है, एंजाइटी में जो है बंदा जो है वो बगैर किसी वजह के जो है परेशानी का शिकार रहते हैं, ठीक है, खौफ में वो मुब्तला हुए होते हैं और उनको मुसलसल जो है ये सोच जो है वो पड़ी होती है कि खुदा ना ख्वास्ता हमें जो है कोई नुकसान पहुंचाने वाला है या हम जो है किसी भी किस्म के नुकसान का शिकार होने वाले हैं। तो इस तरह के थॉट्स, इस तरह के ख्यालात और नर्वसनेस का शिकार होना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें एंजाइटी है, ठीक है। एंजाइटी जो है ये आप लोगों ने अपने माइंड में ये बात याद रखनी है कि एंजाइटी जो है ये एक कुदरती अमल है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ये कब होता है, ये तब होता है जब आप किसी पहली मर्तबा किसी ऐसे एक्सपीरियंस को फेस कर रहे होते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू होता है और जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होता कि इसको मैंने मैनेज कैसे करना है, इसको मैंने हैंडल कैसे करना है। तो तब लोग जो है एंजाइटी का शिकार होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एंजाइटी एकदम से या एक बार में कोई प्रॉब्लम मसला आने से काज नहीं होता, बल्कि आप एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं, आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर मुसलसल ऐसी बातें हो रही है या ऐसे काम हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप इरिटेशन का शिकार होते हैं, आप परेशानी का शिकार हो रहे हैं। तो मुसलसल ऐसे इन्वायरमेंट को एक्सपोज होने की वजह से एट लास्ट बंदा जो है वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि अक्सर औकात बच्चे जो है एंजाइटी का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा घराना जहाँ पर जो कपल है वो मुसलसल जो है बात बात पर एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा, नोट भी किया होगा, देखा भी होगा कि उनके जो बच्चे होते हैं वो स्ट्रेस एंजाइटी का शिकार होते हैं। तो ये सिंपल डिफिनीशन है, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी होगा। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, इट करेक्टराइज बाय फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस और अनईज अबाउट अ फ्यूचर इवेंट और आउटकम। इसमें बेसिकली जो एंजाइटी का शिकार हुआ होता है तो वो क्लाइंट क्या होता है, वो कैसे फील करता है, वो मुसलसल परेशानी का शिकार रहता है, ठीक है, मुसलसल जो है वो नर्वसनेस का शिकार रहते हैं, मुसलसल जो है वो नर्वस रहते हैं, किसी के साथ बात नहीं कर सकते, ठीक है, बात करने में जो है वो शर्माते हैं। इसी तरह से वो आने वाले दिनों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है या मैं इस काम को कैसे करूँगा, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इस तरह के थॉट जो है उनके जहन में जो है चल रही होती है। तो ये वो कंडीशन है जो कि एंजाइटी के पेशेंट क्या करते हैं, इसको सफ़र करते हैं, इसको फेस करते हैं। Anxiety can range from mild to severe and can manifest both physically and mentally, ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है। कहते हैं कि जो एंजाइटी का शिकार पेशेंट होते हैं, एंजाइटी को जो फेस कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, तो एंजाइटी जो है इसकी भी रेंज है। मतलब माइल्ड रेंज एंजाइटी भी हो सकती है, मॉडरेट रेंज एंजाइटी भी हो सकती है, सेवियर रेंज भी हो सकती है और पैनिक रेंज एंजाइटी भी हो सकती है। और जब एंजाइटी किसी को हो जाती है तो वो एट अ टाइम एक चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करता, आपकी जो फिज़िकल एबिलिटीज़ है उसको इफ़ेक्ट नहीं करता, बल्कि फिजियोलॉजी के साथ साथ आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है उसको भी क्या करती है, मुतासिर करती है। फिज़िकली इस तरह से आपको मुतासिर करती है कि ज़ाहिरी बात है आप स्ट्रेस का शिकार हुए होते हैं, आप मुसलसल जो है ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। तो जब आपको कोई टास्क दिया जाता है, कोई काम दिया जाता है, तो आप जो है अपनी सोचों में मगन रहते हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, किसी भी काम को जो है वो कंसंट्रेशन के साथ, परफेक्शन के साथ उसको नहीं कर पाते। तो फिज़िकली आप क्या हो जाते हैं, इसका शिकार हो जाते हैं। फिज़िकली आप जो है
है क्या हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, मतलब कोई भी टास्क फिर सही तरीके से नहीं करते। मेंटली आप इस तरह से इसकी वजह से मुतासिर होते हैं कि आपकी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ होती है, आपकी जो कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं, जिसमें आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आ गई, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटीज़ आ गई, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ आ गई, ठीक है, लर्निंग एबिलिटीज़ आ गई, मेमोराइजिंग एबिलिटीज़ आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो है एंजाइटी की वजह से क्या हो जाती है, एंजाइटी की वजह से मुतासिर हो जाती है। सो एंजाइटी आपको एट अ टाइम फिजिकली भी और मेंटली भी क्या करती है, मुतासिर करती है। मजीद आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सीक सपोर्ट इफ एंजाइटी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डेली लाइफ। सो इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? इससे छुटकारा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपके फैमिली मेम्बर जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करे, आपके जो सोसाइटी के लोग हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से क्या करे, सपोर्ट करे। और अक्सर औकात हम ये भी देखते हैं कि जब कोई बंदा जो है वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, परेशानी का शिकार हो जाते हैं, तो वो पेशेंट जब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करते हैं, अपने प्रॉब्लम को उनके साथ शेयर करते हैं, तो तब हम उनको सही तरीके से डील नहीं कर पा रहे होते हैं, बल्कि हम उनको जो है अपोजिशन शो करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं। पहले तो हम उनके साथ बैठते नहीं हैं, अगर बैठ जाते हैं तो बात सही तरीके से नहीं करते, तो इस वजह से पेशेंट जो है वो मज़ीद डिसहर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नर्सेज जो है वो ऐसे पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, सबसे पहले उनको जो है एजुकेट करें कि कैसे आपने अपने पेशेंट को हैंडल करना है, कैसे आपने अपने पेशेंट को जो है रिस्पॉन्स देनी है, कैसे इनकी बातों को जो है आपने पॉजिटिवली जो है मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें वो तमाम फैक्टर्स है जो कि आपकी जो क्लाइंट होते हैं, जो कि एंशियस होते हैं, एंजाइटी का शिकार हुए होते हैं, उनको एंजाइटी से बाहर निकाल सकते हैं और नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस उसको ला सकते हैं। समझ आ गई इस स्लाइड की? जी सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एंजाइटी एज अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ज़ाहिरी बात है, एंजाइटी का जब आप शिकार होंगे तो इससे क्या होगा, आपको स्ट्रेस भी पड़ेगा, और जब आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो मुसलसल स्ट्रेस में रहने की वजह से आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि पहले स्लाइड में ही मैंने आपको ये पूरा किस्सा सुना दिया। स्ट्रेस इज द वियर एंड टीयर ऑफ लाइफ डेट इफेक्ट ऑन द बॉडी। बहुत ही सिंपल बात की गई है। स्ट्रेस, आप सबको पता है कि स्ट्रेस जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई बंदा जो है वो मुसलसल स्ट्रेस में रहे, तो मुसलसल स्ट्रेस में रहने की वजह से उनकी जो ज़िंदगी होती है, उनकी जो लाइफ होती है, वो इसकी वजह से क्या हो जाती है, वियर और टीयर हो जाती है, मतलब तबाह हो जाती है, ख़राब हो जाती है। सो स्ट्रेस जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मुतासिर करती है। अगर आप मुसलसल छोटी सी छोटी बात पर स्ट्रेस लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी फंक्शन, इससे आपकी मेंटल एबिलिटीज़, इससे आपके बिहेवियरल फंक्शन, ये सारी चीज़ें जो है बुरी तरह से मुतासिर होती है। It occurs when a person has difficulty dealing with life situation, problems and goals. ज़ाहिरी बात है, स्ट्रेस हम कब लेते हैं? अब आप लोगों का जो है इंशाल्लाह एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप लोगों पर भी थोड़ा सा स्ट्रेस होगा कि यार हमने तो अभी तक लेक्चर्स इतने कवर नहीं किए हैं और हम कैसे कवर करेंगे। तो ये क्या है, ये स्ट्रेस है। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस लेना ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक छोटी सी बात को अपने जहन पर बिठा देते हैं और कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बस मेरी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी और मैं जो है फिर आगे कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे जब आप सोचते हैं तो फिर ये स्ट्रेस जो है ये सेवियर हो जाता है। आप लोगों ने जो है सिचुएशंस को देखना है, सिचुएशंस को जो है आप लोगों ने ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। आप लोगों का एग्ज़ाम है तो इस एग्ज़ाम के लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैंने आप लोगों के साथ कुछ लिंक्स शेयर किए जो कि मैं यहाँ पर के में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ठीक है, पर्सनली उनके लिए मैंने ये तैयार किए थे। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसको एज अ इमरजेंसी नोट आप लोगों के साथ शेयर किए वो लेक्चर्स। सो उसको आप देखेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो आप लोगों ने क्या करना है, कम से कम टाइम में आपने क्या करना है, स्मार्ट काम करना है, ठीक है, स्मार्ट काम करना है। मतलब ये है कि
आप प्रॉब्लम को देखकर घबराएंगे नहीं, बल्कि प्रॉब्लम को देखकर उसके लिए अल्टरनेटिव सोचेंगे कि अब मुझे जो है ये प्रॉब्लम जो है दरपेश आई है, मेरा जो है एग्ज़ाम अभी 12 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे में क्या करूं, ऐसी कैसी स्टडी करूं जिससे कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज करूं। तो जब आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, सिचुएशन को देखते हुए उसके लिए आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो ज़ाहिरी बात है हर एक प्रॉब्लम का, हर एक मसले का सलूशन होता है। सो स्ट्रेस कब आता है? स्ट्रेस लोगों पर तब आता है जब लोग किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं, किसी ऐसे प्रॉब्लम को फेस करना शुरू कर देते हैं, या कोई ऐसा गोल उन्होंने अपने लिए सेलेक्ट किया हो जो कि रियलिस्टिक ना हो या अचीव करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो इसकी वजह से लोग जो है स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। सो हमने जब भी गोल सेलेक्ट करने हैं, जब भी हमने अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, तो हमने रियलिस्टिक होना है, ठीक है। आप लोगों ने वो सुना होगा, स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक हो, ठीक है, मेजरेबल हो, ठीक है, अचीवेबल हो, इसी तरह से टाइम बाउंडेड हो, रियलिस्टिक हो। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप जब काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला जो है नहीं आएगा अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में। रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या रोल होता है एंशियस पेशेंट में या ऐसे सिचुएशन में जब हम किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, किसी सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं जिसको हैंडल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो नर्वस सिस्टम का रोल ये होता है, नर्वस सिस्टम में दो तरह के मतलब बहुत सारे सिस्टम जो है काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे इमरजेंसी सिचुएशन में जो मेनली एक्टिव सिस्टम होते हैं उसमें एक आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। मतलब इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ठीक है, फ्लाइट या फाइट सिचुएशन होती है जिसमें या तो हमने उस सिचुएशन को देखकर वहाँ से जो है हमें भागना पड़ता है या उस सिचुएशन का मुकाबला करना पड़ता है, तो इसको फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। ऐसे रिस्पॉन्स में क्या होता है, ऐसे रिस्पॉन्स में हमारी जो ब्लड फ्लो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हमारी बॉडी मसल्स को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि या तो हम भागने की कोशिश करेंगे या उस सिचुएशन का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमारे सारे बॉडी मसल्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह से हम जो है तैयार हो जाते हैं एक सिचुएशन के लिए। नर्वस सिस्टम का रोल ये होता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सेज to stress by increasing blood flow to the organs, release adrenalines and cause the body to take in more oxygen। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक स्ट्रेस सिचुएशन जो है वो आपको फेस करनी पड़ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारी बॉडी का जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा जो है हमारी बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ एड्रेनलिन हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन जो है वो शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा मिकदार में सिक्रीट होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथिंग जो है वो करना शुरू कर देते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं। फिर इसके बाद जब इमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है, जब वो ख़तरा जो है वो टल जाता है, तो इसके नतीजे में फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इस पूरे सिस्टम को क्या कर लेता है, रिवर्स कर लेता है, ठीक है। और इसी तरह से जो एड्रेनलिन पहले रिलीज हो रहा था, तो उसकी जगह पर नॉर एड्रेनलिन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है, जो कि हमारे बॉडी के जो फंक्शंस है उसको दोबारा से क्या करती है, रिलैक्स कर देती है। ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और ब्लड फ्लो को नॉर्मलाइज कर लेती है। हम जो ब्रीथिंग कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे थे, तो हमारी जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो भी क्या हो जाती है, ब्रीथिंग रेट जो है वो क्या हो जाती है, वो डाउन हो जाती है। मतलब रिस्पायरेटरी रेट जो है वो डाउन हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। ये तब होता है जब ख़तरा हमारे सर से टल जाता है, कंडीशन नॉर्मल हो जाती है, तो फिर हमारी बॉडी भी इसको क्या करती है, अपने आप को नॉर्मलाइज करती है अकॉर्डिंग टू होम्योस्टेटिक रूल्स रेगुलेशन। सही है। अच्छा जी, समझ आ रही है मेरी बातों की आप लोगों को?
जी सर, आ रही। अच्छा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एंजाइटी के सिम्टम्स के हवाले से। जब कोई पेशेंट जो है वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है, कोई आम बंदा एंजाइटी का शिकार हो जाता है, तो एंजाइटी की वजह से उनके बॉडी के मुख्तलिफ जो फंक्शन होते हैं वो कैसे मुतासिर होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सिस्टम कैसे मुतासिर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकली, ठीक है, फिजियोलॉजिकली से मुराद फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले पेशेंट जो है वो इरिटेबिलिटी का शिकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाता है, बात बात पर वो जो है उनको गुस्सा आता है, ठीक है। इसके साथ साथ रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस से मुराद ये है कि बेचैनी का शिकार हो जाता है, उनको जो है बेचैनी सी लग जाती है, ठीक है, और वो फिर एक जगह पर नहीं बैठता, एक जगह पर नहीं टिकता, बल्कि इधर उधर दौड़ता रहता है, ठीक है, और बेचैनी का शिकार हो जाता है। इसके अलावा पुअर कंसंट्रेशन, ज़ाहिरी बात है जब आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं, जब आप एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो फिर आप लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे पाते, लोगों को जो है, लोगों की जो बातें हैं उसको सही तरीके से आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हुई होती है, मुतासिर हुई होती है, आप चीज़ों पर कंसंट्रेशन नहीं दे पाते, अटेंशन नहीं दे पाते। तो इससे जो है आपकी जो कंसंट्रेशन एबिलिटीज़ है, ठीक है, चीज़ों पर जो फोकस करने की एबिलिटी है वो मुतासिर हो जाती है। वरिंग थॉट, आप जो है मुसलसल परेशानी का शिकार रहते हैं, मुसलसल जो है आपके माइंड में ख्यालात आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप मज़ीद क्या होते हैं, परेशानी का शिकार होते हैं, मज़ीद परेशान होते हैं। इसके साथ साथ सेंसिटिव टू नॉइस, नमनेस, लोगों की आम बातें जो है वो आपको बुरी लगना शुरू हो जाती है, लोगों का आवाज़ सुनना जो है आपको बुरा लगना जो है वो फील होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एंजाइटी का शिकार हुए होते हैं, स्ट्रेस का शिकार हुए होते हैं, तो लोगों की आवाज़ें जो है वो आप जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, बुरा आपको लगता है, ठीक है। इसके साथ साथ नमनेस, नमनेस जो है वो आप फील करते हैं। इसके बाद आपका जो गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक सिस्टम है, ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले माउथ जो है वो स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, या जब हम पर कभी कोई खौफ तारी होती है, ठीक है, या किसी के साथ हमारी हाथापाई होती है, तो गुस्से में हमारा गला जो है वो खुश्क हो जाता है, हमारी माउथ जो है वो क्या हो जाती है, खुश्क हो जाती है। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया से मुराद ये है कि हम प्रॉपर तरीके से फिर खाना नहीं खा पाते, ठीक है, या डिफ़िकल्टी इन swallowing जो है हमें हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम एंजाइटी का शिकार होते हैं तो हम अपने सोचों में मगन रहते हैं और हमारे खाने की तरफ जो है वो ध्यान नहीं होता, जिसकी वजह से हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से उसको एनगल्फ भी नहीं कर पाते, तो स्वालो करने में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट से मुराद ये है कि एब्डोमेन का जो अपर पोर्शन है, ठीक है, जो अपर क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होती है, ठीक है। इसके साथ साथ फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से लूज मोशन जो है वो हो जाती है, सही है, प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं करता, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लूज मोशन जो है वो शुरू हो जाती है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो पल्पिटेशन जो है शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ चेस्ट में जो है आपको पेन सा फील होता है। इसके अलावा बीटिंग जो है वो इरेगुलर हो जाती है, जो हार्ट बीटिंग रिदम है ना वो इरेगुलर हो जाती है, कभी तेज़ होती है, कभी स्लो डाउन होती है, कभी तेज़ होती है, कभी स्लो डाउन होती है। रिस्पायरेटरी सिस्टम पर क्या असर पड़ता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम पर चेस्ट जो है वो डिस्कम्फर्ट फील होता है, मतलब पेन फील होती है जब ब्रीथ इन करते हैं, तो इसके साथ आपको पेन सी फील होती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो ब्रीथिंग है, ठीक है, उसमें आपको डिफ़िकल्टी हो जाती है, या तो आपका ब्रीथिंग रेट जो है, रिस्पायरेटरी रेट वो इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली कितना लेवल है ब्रीथिंग रेट का? नॉर्मल जो ब्रीथिंग रेट है, ठीक है, वो 12 से लेकर 20 है पर मिनट, पर मिनट के लिहाज से नॉर्मल ब्रीथिंग रेट वो 12 टू 20
ब्रीथ इन ब्रीथ आउट जो है पर मिनट होती है, ठीक है। इससे अगर ज़्यादा होता है तो उसको हम फिर क्या करते हैं, उसको हम फिर एक तो जब कम होता है उसको हम ब्रेडिप्निया कहते हैं, और जब ज़्यादा होता है उसको हम टेकिपनिया कहते हैं, ठीक है। सो जब ज़्यादा होगा उसको हम टेकिपनिया कहेंगे, जब कम होगा उसको हम ब्रेडिप्निया कहेंगे। सो 12 से जब कम होगा ब्रेडिप्निया होगी, और 20 से जब ज़्यादा होगी उसको हम टेकिपनिया कहेंगे, सही है। अच्छा जी, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। जो 1 मंथ ड्यूरेशन होता है, डेट्स जो है वो फिर क्या हो जाते हैं, या तो बहुत जल्दी हो जाता है टाइम से पहले, या टाइम के बहुत बाद हो जाता है, ठीक है। उसका जो ड्यूरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, बार बार जो है आपको बाथरूम जाना पड़ता है, ठीक है, बार बार आपको यूरिनेशन जो है वो करनी पड़ती है। इसके साथ साथ जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस होता है तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है, किसकी वजह से, एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। इसी तरह से अगर सोमेटिक सिस्टम पर हम बात करें, ओवरऑल बॉडी की हम बात करें, तो मसल जो है वो टेंशन का शिकार हो जाते हैं। मसल जो है, मसलसल जो है वो क्या रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, या मसल स्पाज्म हो जाता है। इसके अलावा ट्रिमरिंग शुरू हो जाती है, हाथ पैर जो है वो हिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जब हमें सर्दी लगती है तो सर्दी की वजह से हमारे हाथ पैर हिलते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिमरिंग या ट्रिमर्स कहते हैं। इसके अलावा सर पर मुसलसल दर्द रहता है। इंसोमिया से मुराद ये है कि लेक ऑफ स्लीपनेस, आप जो है प्रॉपर तरीके से आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं होती। डिजनेस, हमेशा जो है आपका सर जो है वो चकराता रहता है। तो ये वो तमाम सिम्टम्स है जो कि एंजाइटी की वजह से आपकी बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम्स को क्या करती है, मुतासिर करती है। समझ आ रही है मेरी बात की? जी सर। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नहीं सर। ओके जी, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ एंजाइटी के। जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि एंजाइटी जो है ये सिर्फ एंजाइटी नहीं है, बल्कि हमारे साथ मुख्तलिफ लेवल के एंजाइटी होते हैं। सो उसको अब हम डिस्कस करेंगे। हिलगर्ट पिपलाई इन interpersonal relation in nursing 1952 identify 4 stages of anxiety on a continuum, ठीक है। हिलगर्ट पिपलाई जो कि एक नर्सिंग थ्योरिस्ट थी, ठीक है, इन्होंने 1952 में एक इंटरपर्सनल रिलेशन इन नर्सिंग का पेशेंट के साथ जो इंटरपर्सनल रिलेशन होता है इस पर एक थ्योरी पेश की थी, ठीक है। तो इन्होंने जो है एंजाइटी के 4 स्टेजेस जो है इसको क्या किया है, क्लासिफाई किया है, आइडेंटिफाई किया है। जिसमें जो पहला स्टेज है इसको हम कहते हैं माइल्ड एंजाइटी। दूसरा जो स्टेज है इसको हम मॉडरेट एंजाइटी कहते हैं। तीसरे स्टेज को हम सेवियर एंजाइटी, और जो लास्ट स्टेज आपके पास आता है उसको हम क्या कहते हैं, पैनिक एंजाइटी कहते हैं। सो इसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इसके हमारे फंक्शंस, हमारे बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है, तो इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये डायग्राम में आपको थोड़ी सी जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इस डायग्राम को देखें, लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन को देखें, तो इससे भी आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिल सकता है। जो माइल्ड एंजाइटी का पेशेंट होता है तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे, मतलब आपको कंफ्यूज नज़र आएगा वो पेशेंट, ठीक है। इसी तरह से जो मॉडरेट एंजाइटी का शिकार होते हैं पेशेंट्स, ठीक है, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन को आप देखिए, आपको वो हैरान, सरप्राइज नज़र आएगा, ठीक है, कि पहली दफ़ा उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही होती है, सरप्राइज में होता है। जो सेवियर एंजाइटी का शिकार होते हैं तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और जो पैनिक एंजाइटी का शिकार होते हैं तो वो इतना डर चुके होते हैं कि फ्लाइट मूड में चले गए होते हैं, मतलब उस जगह से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसका मुकाबला भी नहीं कर पाते। तो ये डिफरेंट लेवल है एंजाइटी के, जिसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन माइल्ड एंजाइटी।
जब कोई बंदा माइल्ड एंजाइटी का शिकार हो जाता है तो इसकी वजह से इसके बिहेवियर पर क्या असरात पड़ते हैं, इसके बॉडी के फंक्शन कैसे मुतासिर होते हैं, तो इसको अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परसेप्चुअल फील्ड वाइडन की। परसेप्चुअल फील्ड वाइडन से क्या मुराद है? परसेप्चुअल फील्ड वाइडन से मुराद ये है कि हमारे साथ जो माइल्ड एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से मुसलसल फिर अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखता है, ठीक है, कि कहीं से मुझे तो कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है, कहीं से मुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंचने वाली, ठीक है, मतलब हर एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फिर सोच फिक्र करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उनका जो परसेप्चुअल फील्ड होता है, परसेप्चुअल से मुराद ये है थिंकिंग एबिलिटी, सोचने समझने का जो क्या कहते हैं, सोचने समझने की जो सलाहियत है, वो उसको बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। मतलब हर एक चीज़ को बारीक बीनी से देखता है, ठीक है, कि कहीं इससे मुझे कुछ हो तो नहीं रही है, या कहीं इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, ठीक है। इसी तरह से इंक्रीज अवेयरनेस एंड मोटिवेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ को वो गौर व फिक्र से देखते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। तो इसकी वजह से इस आदत की वजह से उनमें अवेयरनेस और जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक चीज़ को वो बारीक बीनी से देखता है, तो हर एक चीज़ की उसको समझ आनी लगती है, समझ आना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से अवेयरनेस भी उसमें इंक्रीज हो जाती है और मोटिवेशन भी हो जाती है। इंक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग, जाहिर बात है जब आप चीज़ों पर गौर फिक्र करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो इससे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो सलाहियत है, जो एबिलिटी है, वो क्या होगी? इंक्रीज होंगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्या करेंगे? लर्निंग कर सकेंगे। और इसके साथ साथ इरिटेबल बहुत ज़्यादा होते हैं ये पेशेंट, जो है माइल्ड एंजाइटी के पेशेंट इरिटेबल बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी बात पर ये लोग क्या होते हैं? इरिटेट होते हैं, ठीक है, इनको गुस्सा आता है। तो ये क्या है? ये इनके बिहेवियरल चेंजेस है, ठीक है। इसी तरह से फिजियोलॉजिकली इनमें जो चेंजेस आती है, तो सबसे पहले रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि बेसकूनी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। बटरफ्लाइज इन स्टमक, बटरफ्लाई इन स्टमक से मुराद ये है कि इनका जो एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है वो डिस्कम्फर्ट और वहाँ पर ये लोग फील करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोमिया का मैंने आपको बताया, इंसोमिया किसी कहते हैं? लेक ऑफ स्लीप, ठीक है, लेक ऑफ स्लीप, तो इसको हम इंसोमिया कहते हैं। तो सोने में जो है उनको क्या होता है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती, प्रॉपर तरीके से वो अपनी नींद को पूरी नहीं कर पाते। मोर सेंसिटिव टू नॉइज, जाहिर बात है छोटी सी छोटी चीज़ या जो आवाज़ें होती है, इससे ये लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। सो आवाज़ों को ये लोग फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते, और थोड़ी सी भी अगर इनके साथ कोई तेज़ बात करे तो ये लोग बहुत ज़्यादा इससे क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं, और लोगों की बातों को, आवाज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिक चेंजेस इन मॉडरेट एंजाइटी। अब अगर कोई बंदा जो है वो मॉडरेट एंजाइटी का शिकार हो, लेवल 2 का शिकार हो, ठीक है, तो इसमें इनके बिहेवियर और जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसमें क्या चेंजेस आती हैं? तो सबसे पहली जो चेंज आती है वो इमीडिएट टास्क ओरिएंटेड। इमीडिएट टास्क ओरिएंटेड से मुराद ये है कि जो मॉडरेट एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, तो चूंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेस का शिकार होते हैं, तो अपने स्ट्रेस को नॉर्मलाइज करने के लिए, कम करने के लिए, इनसे आप जब कोई काम करने के लिए कहते हैं, तो ये लोग जो है उस काम को उसी टाइम करना शुरू कर देते हैं, उस पर उसी टाइम अमल करना शुरू कर देते हैं। तो इमीडिएट टास्क ओरिएंटेड से मुराद ये है कि आप इनको जैसे ही कोई काम देते हैं तो उसी टाइम उसको करना शुरू कर देते हैं, और उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अटेंटिव टू इमीडिएट टास्क, ठीक है, अस और ऐसे टास्क जो कि उसी टाइम करने के होते हैं, तो वो टास्क जो है ये लोग बहुत जल्दी करते हैं, या उसको करने में ये लोग क्या करते हैं? दिलचस्पी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो काम उसी टाइम करने के होते हैं, तो इसलिए। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन बट कैन बी रीडायरेक्टेड। इसके साथ साथ जो मॉडरेट एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, तो इनको आप एक बात कहोगे, ठीक है, आप इनको समझा रहे होगे,
तो समझाने के दौरान इनका जो ध्यान है वो इधर उधर भटक जाता है, जिसकी वजह से वो आपकी बात पर पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। मतलब ये है कि इनको समझने में या समझाने में जो है आपने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। बार बार आपने इनको क्या करना होता है, बताना होता है, ताकि ये अपने काम को सही तरीके से करे। अपने सोचों में मगन होने की वजह से इनमें कंसंट्रेशन की कमी आ जाती है। फिजियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो इनके जो वाइटल साइन होते हैं वो नॉर्मली इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं मॉडरेट एंजाइटी में, ठीक है। नॉर्मली इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल रेंज में होते हैं। जैसे कि हमारे साथ जो हार्ट बीट नॉर्मल रेंज है वो 60 टू 100 है, तो एवरेज हमारे साथ 72 होती है। तो ये नॉर्मली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, 70 तक पहुंच जाती है, 80 तक पहुंच जाती है, 95 तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है नॉर्मल रेंज में। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, बार बार जो है उनको वक्तन फवक्तन जो है वो यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। माउथ और मसल जो है, माउथ जो है वो ड्राइनेस का शिकार हो जाती है, ठीक है। और मसल जो है स्पाज्म का शिकार हो जाती है, मतलब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ ऑफ स्पीच से मुराद ये है कि वो बहुत ज़्यादा बदतूनी हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इतना तेज़ बोलते हैं कि उनके जो अल्फाज होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों के लिए उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंक्रीज रेट ऑफ स्पीच। इसके अलावा डायफोरेटिक, डायफोरेटिक से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा पसीना उनको आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पसीने में वो लबजब हो जाते हैं इस मॉडरेट एंजाइटी में। तो ये वो तमाम चेंजेस है जो कि मॉडरेट एंजाइटी की वजह से इन पेशेंट के बिहेवियर और जो फिजियोलॉजिक कंडीशन है उसमें आती है। तो इसकी समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को? जी जी। नहीं डायाफोरेटिक, जी, डायाफोरेटिक को दोबारा बता दें। डायफोरेटिक का मैंने बताया कि पसीना पसीना जो है इनको बहुत ज़्यादा आता है, फिर डायफोरेटिक इसको हम कहते हैं। सही है। थैंक यू सर। ओके, वेरी गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं सेवियर एंजाइटी की तरफ। सेवियर एंजाइटी की वजह से पेशेंट के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलती है, और इनके जो फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज़ है उसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसको अब हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारे साथ माइल्ड एंजाइटी थी, या जो हमारे साथ मॉडरेट एंजाइटी थी, ठीक है, सॉरी, माइल्ड एंजाइटी। माइल्ड एंजाइटी में मैंने आपको एक टर्म बताया था कि उसमें उनका जो परसेप्चुअल फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, वाइडन हो जाता है। मतलब वो हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र से देखते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। तो इस वजह से वो फिर चीज़ों को ज़्यादा जो है समझते हैं, ज़्यादा उनमें अवेयरनेस उन चीज़ों के हवाले से पैदा होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ केस जो है वो उल्टा हो जाता है। यहाँ पर जो है बंदा जो है फिर स्लिप हो जाता है, क्योंकि एंजाइटी लेवल जो है वो थर्ड स्टेज को पहुंच चुकी है, सेवियर हो चुकी है। तो इस वजह से इनका जो परसेप्चुअल फील्ड होता है वो नैरो हो जाता है। वो चीज़ों पर फिर ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, चीज़ों पर कंसंट्रेशन नहीं दे पाते। तो इस वजह से इनका जो परसेप्चुअल फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। मतलब बहुत कम सोचते हैं, ठीक है, बहुत कम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन कंप्लीटिंग टास्क और सॉल्विंग प्रॉब्लम। ज़ाहिर बात है, जब आप चीज़ों को कंसंट्रेट नहीं दे पाएंगे, चीज़ों पर सोच विचार नहीं देंगे, ठीक है, उसको उस पर सोच विचार नहीं करेंगे, तो फिर आप टास्क नहीं कर सकते। आप के लिए कोई भी काम करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ना ही फिर आप किसी प्रॉब्लम का जो सलूशन है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वजह से फिर जो लर्निंग एबिलिटी होती है, ठीक है, तो वो फिर इफ़ेक्टिव नहीं रहती। पेशेंट जो है वो फिर इफ़ेक्टिवली चीज़ों को लर्न नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं वो लिमिटेड हो जाती है। तो लिमिटेड रहने की वजह से वो अच्छे तरीके से चीज़ों को फिर लर्न भी नहीं कर पाते। इसके साथ साथ फीलिंग ऑफ ड्रेड और डूम। फीलिंग ऑफ ड्रेड और डूम से मुराद ये है कि
उनको बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट वो फील करते हैं, ऐसा फील करते हैं जैसे कि हम कहते हैं ना कि मेरा दिल डूब रहा है। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा जो है हम क्या कहते हैं थक जाते हैं, तो अक्सर औकात हम कहते हैं कि मेरा दिल जो है डूब गया है, ठीक है, बिल्कुल डूब रहा है। तो ऐसे फील करना शुरू कर देते हैं। अक्सर औकात क्राइंग मतलब रोना शुरू कर देते हैं सिवियर एंजाइटी में। रिचुअलिस्टिक बिहेवियर दैट इज रॉकिंग, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर जो है वो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब हकीकत से रिलेटेड बातें या काम जो है वो नहीं करते, बल्कि ऐसे काम करते हैं जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, ठीक है। अजीब की क्या करते हैं वो बिहेवियर करना शुरू कर देता है, आदतें शुरू कर देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं। अच्छा जी, फिजियोलॉजिक फंक्शन में जो चेंजेस आती है सीवियर एंजाइटी की वजह से, तो इसमें पहले नंबर पर हेडेक एंड नोजिया है और वॉमिटिंग है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर दर्द आना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा नोजिया उनको आती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ वर्टिगो, वर्टिगो किसे कहते हैं, वर्टिगो से मुराद सर का चकरा जाना, ठीक है, या आंखों के सामने अंधेरा का आ जाना, अंधेरे का एकदम से आ जाना, तो इसको कहते हैं वर्टिगो। इसके अलावा पेलनेस, मतलब यह है कि पूरा स्किन जो है उनका पेल हो जाता है, येलोविश हो जाता है, ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इनके बॉडी में जो है खून की कमी है। इसके साथ साथ टेकिकार्डिया, हार्ट रेट जो है वो 100 से अबव हो जाती है, ठीक है। जो मॉडरेट एंजाइटी है उसमें मैंने आपको बताया था कि हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल रेंज में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है, नॉर्मल रेंज में। लेकिन जब सीवियर एंजाइटी हो जाती है तो नॉर्मल रेंज को हार्ट रेट जो है वो क्रॉस कर लेती है, 100 से अबव हो जाती है। पर मिनट के लिहाज से हार्ट जो है वो 105, 110, 115 बीट्स करना शुरू कर देता है। इसके अलावा चेस्ट पेन जो है वो शुरू हो जाती है और रिजिड स्टांसेस जो है ये शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिवियर एंजाइटी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जो कि आपको दिखने में मिलेंगे जो एंजाइटी सिवियर एंजाइटी के पेशेंट होते हैं। अब आ जाते हैं सर, ये रिजिड मतलब है, रिजिड स्टांसेस का मतलब यह है कि कोई काम वो नहीं कर पाते, उनकी जो सोचने समझने की सलाहियतें होती है वो बिल्कुल लिमिटेड हो जाती है, तो वो किसी भी काम के फिर काबिल नहीं होते। सही है, ठीक हो गया, ओके सर। अच्छा जी। अब आ जाते हैं पैनिक लेवल एंजाइटी की तरफ। पैनिक लेवल एंजाइटी ये आपके पास एंजाइटी का 4th स्टेज है, मतलब जो सबसे ख़तरनाक स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं, पैनिक लेवल एंजाइटी कहते हैं। अब इस पैनिक लेवल एंजाइटी में पेशेंट्स के बिहेवियर में क्या चेंजेस आती है, उसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है, मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स के जो फंक्शन है उसमें क्या चेंजेस आती है, इस पर अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो चेंज बिहेवियर में आता है या आपको दिखने को मिलेगा तो वो है अनेबल टू प्रोमोट इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई से क्या मुराद है, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल में जो कुछ भी हो रहा होता है, उनके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा होता है तो उसको समझने से कासिर हो जाते हैं। वो उसको फिर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसको समझने से क्या हो जाते हैं, कासिर हो जाते हैं। अनेबल टू प्रोसेस से मुराद ये है कि इन्वायरमेंटल जो स्टिमुलाई है उसको समझने से कासिर हो जाते हैं। डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन से मुराद ये है कि उनकी सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं वो क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है, मुकम्मल जो है वो ख़राब हो जाती है, फिर सोचने समझने की सलाहियत उसमें बिल्कुल नहीं रहती, ठीक है। इसी तरह से कैन ओनली फोकस ऑन सेल्फ, और फिर ऐसे कंडीशन में जो पैनिक लेवल एंजाइटी के पेशेंट होते हैं उनका सिर्फ अपने ऊपर ध्यान होता है और बाकी किसी भी चीज़ पर उनका कोई फोकस नहीं होता, कोई कंसंट्रेशन नहीं होती, जस्ट अपने बारे में ही वो फिर सोचते हैं। इसके साथ साथ रिस्क फॉर सेल्फ हार्म,
और ये वो कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट होते हैं वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, इनको अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ऐसे पेशेंट को कि ऐसे पेशेंट खुद ही अपने आप को क्या करें, नुकसान पहुंचाए। तो ऐसे पेशेंट को फिर आप अकेले नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा अनेबल टू कम्युनिकेट, लोगों के साथ फिर बातचीत नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि जो सीवियर एंजाइटी है उसमें मैंने आपको बताया कि इनकी जो स्पीच रेट होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे लोग उसको समझना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पैनिक लेवल में जो है एंजाइटी की वजह से ये बिल्कुल बात ही नहीं कर पाते। बात करने का जो तरीका है या बात करने का जो अंदाज है या जो नॉर्मली बात की जाती है उसको फिर नहीं कर पाते, ठीक है। इरेशनल थॉट्स एंड बिहेवियर, ऐसे ख्यालात ऐसे बिहेवियर करते हैं जो कि इरेशनल होते हैं, ठीक है, जिसका हकीकत के साथ कोई वास्ता नहीं होता, जैसे कि हेलुसिनेशन हो गई, ठीक है, जैसे कि डिलूजन हो गई, जैसे कि इल्यूजन हो गई, ठीक है। इस तरह के बिहेवियर शुरू कर देता है पेशेंट। इसके साथ साथ पॉसिबल डिलूजन हेलुसिनेशन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि डिलूजन भी इनको हो सकती है, हेलुसिनेशन भी इनको हो सकती है। हेलुसिनेशन किसे कहते हैं? फॉल्स बिलीव ऑफ समथिंग, मतलब कोई स्टिमुलाई मौजूद नहीं है, कोई चीज़ मौजूद नहीं है और बंदे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद है, यहाँ पर कोई चीज़ हो रही है, ठीक है। और डिलूजन से मुराद ये है कि फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, मतलब आप उनको कुछ कहते हैं, ठीक है, और वो उसका गलत फ़ायदा मतलब गलत मतलब लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम डिलूजन कहते हैं। हेलुसिनेशन में कोई स्टिमुलाई नहीं होता, ठीक है, और पेशेंट को लगता है कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे सामने जो है एक स्नेक है, ठीक है, मैं कमरे में बैठा हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ कि स्नेक है, तो ये मेरी क्या हो गई? फॉल्स सेंसरी परसेप्शन हो गई। स्नेक मौजूद नहीं है, ठीक है, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर स्नेक मौजूद है और मुझे जो है नुकसान पहुँचा सकती है, तो इसको कहते हैं फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई कोई चीज़ मौजूद नहीं होती और पेशेंट आपको कहता है कि मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे कोई आवाज़ कर रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हेलुसिनेशन। जबकि डिलूजन से मुराद ये है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई मौजूद होती है लेकिन उसको वो दूसरा मतलब लेता है, ठीक है, दूसरा मतलब देता है। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों से एक बात करता हूँ, आप लोगों को एक एडवाइस देता हूँ और आप कहते हैं कि नहीं, आप मेरे साथ ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या इसमें आपका कोई फ़ायदा है। तो इस तरह के थॉट्स जो है वो डिलूजन में होती है, ठीक है। तो हेलुसिनेशन और डिलूजन की समझ आ गई आपको? सर काइंडली ये इल्यूजन क्या होता है? अगर इल्यूजन ये है तो इल्यूजन क्या होता है? हेलुसिनेशन, इल्यूजन, अच्छा जी, इल्यूजन का भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी मेरे माइंड में है लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। लेकिन ये तीनों टर्म जो ये डिलूजन और इल्यूजन जो है ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। लेकिन जो हेलुसिनेशन है इसमें आप लोगों ने ये फ़र्क याद रखना है कि हेलुसिनेशन में कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होता, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जबकि डिलूजन में एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, चीज़ें होती है लेकिन उसको जो पेशेंट है वो गलत इंटरप्रेट करता है, उसका गलत मतलब जो है वो लेता है, तो इस वजह से इसको डिल्यूजन कहते हैं। सही है, ये दो फर्क जो है आप लोगों ने इस डिल्यूजन और हेलुसिनेशन में जो है याद रखना है कि हेलुसिनेशन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है और डिल्यूजन जो है विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है। सही है, और इल्यूजन का मैं आपको फिर बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है यहाँ तक? जी सर, ठीक सर। क्लियर सर, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन अभी भी क्लियर नहीं हुआ सर। हेलुसिनेशन और डिल्यूजन का मैंने आपको बताया ना, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी। मिसाल के तौर पर आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, हेलुसिनेशन का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आप मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है, और मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ और एकदम से आप कहते हैं कि मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे तो सुनाई नहीं दे रही। फिर आप कहते हैं कि देखिए मुझे किसी ने बुलाया, मुझे किसी ने मेरे नाम से बुलाया है, आपने नहीं सुना, तो मैं कहता हूँ मैंने नहीं सुना। तो ये क्या है? फॉल्स सेंसरी परसेप्शन है। आप आवाज़ सुन रहे हैं लेकिन वो सिर्फ आपको लगता है कि मैं सुन रहा हूँ, जबकि हकीकत में उसका कोई
दूर दूर तक कोई नाम व निशान नहीं होता। तो इसको कहते हैं विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब ये है कि हकीकत में कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस पेशेंट को जो है वो ऐसे लग रहा होता है कि कुछ है, कोई है जो मुझे आवाज़ दे रहा है, या कुछ है जो कि मेरे सामने खड़ा हुआ है, या कुछ है कि मुझे पीछे से मार रहा है। तो इसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। जबकि डिल्यूजन जो है ये वो कंडीशन होती है, मेंटल एबनॉर्मल वो कंडीशन होती है जिसमें मिसाल के तौर पर स्टिमुलाई होते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं। मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि आप इन कुछ दिनों में इतने इतने घंटे मेहनत करें तो आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप मेरे ख्याल में मेरे बात पर ये सोचते हैं, ठीक है, कि ये सर जो है ये मुझे इस तरह कह रहे हैं, तो हो सकता है ये सर जो है इस तरह कहने से मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है या ख़ुद मुझसे कोई फ़ायदा उठाने वाला है, ठीक है। तो आप जो है मेरी जो एडवाइस है उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, उसका आप गलत मतलब लेते हैं, जो कि हकीकत में उसका कोई ऐसा मतलब नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं डिल्यूजन। अब समझ आ गई? ओके हो गया। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, फिर फिजियोलॉजिकली क्या चेंजेस इसमें आती है? फिजियोलॉजिकली इसमें चेंजेस ये आती है कि कैन रन अवे फ्रॉम द सीन। मतलब ये वो कंडीशन है, पैनिक लेवल है एंजाइटी का, तो मतलब शदीद एंजाइटी का शिकार हुआ है बंदा, तो वो इंतहाई खौफ का शिकार हुआ होता है, इंतहाई स्ट्रेस में मुब्तला हुआ होता है। तो वो फिर फ्लाइट रिस्पॉन्स को क्या करता है, उसको प्रेफर करता है कि मैं इस जगह से जो है भागूँ, इस जगह से जो है अपनी मतलब इस जगह से जितना हो सके जल्दी मैं यहाँ से दूर जाऊँ ताकि मुझे नुकसान ना पहुँचाए। तो ऐसी कंडीशन में बंदा जो है उस जगह से क्या करता है, भागने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर किसी जगह या किसी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए वो बंदा क्या करता है, अपने फैमिली से दूर चला जाता है ताकि ये मसला मुझे ना हो। तो इसको आप पैनिक लेवल ऑफ एंजाइटी में कह सकते हैं कि दम दबाकर बंदा जो है वो भाग जाता है उस जगह से। कैन बी इमोबलाइज एंड म्यूट। इसमें आपके पास जो बंदा होता है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है, ना ही कोई बात करता है, ना ही कोई काम करने के काबिल रहता है। इसके अलावा जो पीपल होती है, पीपल ऑफ द आई, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर और पल्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फ़्लाइट रिस्पॉन्स में होता है। और मैंने आपको स्टार्ट के लेक्चर स्लाइड्स में ही बताया था कि फ़्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड फ्लो है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, रिस्पायरेटरी रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और रिस्पायरेटरी रेट, ये तीनों जो है पैनिक लेवल ऑफ एंजाइटी में इंक्रीज़ हो जाता है। इसके साथ साथ फ्लाइट, बंदा जो है वो जगह से भाग जाता है, या तो उस जगह से भाग जाता है या वहाँ पर जो है उस सिचुएशन का मुकाबला करना शुरू कर देता है, फाइट रिस्पॉन्स करता है, या बिल्कुल सुन्न हो जाता है। फ्रीज रिएक्शन से मुराद ये है कि बिल्कुल सुन्न हो जाता है, कोई हरकत नहीं करता। तो ये वो चेंजेस है जो कि पैनिक लेवल ऑफ एंजाइटी की वजह से पेशेंट में देखने को आपको मिलेंगी।